किसी एक देशभक्त का नाम सर्वोपरि रूप से आज किसी भी नौजवान की जुबान पर होगा तो उसका नाम होगा सरदार भगत सिंह। क्यों? खास इसलिए कि एक बहुत ही कम उम्र में उनका बलिदान हुआ इस देश की आज़ादी के लिए। और वो जो बलिदान था अपने आप में एक छोटा बलिदान नहीं था। उनके बलिदान ने जो एक क्रांति की एक नई दिशा दे दी थी, वो एक इतिहास की लंबी एक नज़ीर थी। आज इस एपिसोड में हम आपको सरदार भगत सिंह जी के बारे में एक ऐसा विचार जो उनके जीवन से कभी जुड़ा ही नहीं, उनके जीवन में जिसका महत्व ही नहीं था, उसको उसका बना करके जिस रूप में दुनिया के सामने परोसने का एक षड्यंत्र किया गया, उसके खुलासे के रूप में आज हम अपनी बात को आपके बीच में रखेंगे। वास्तव में सरदार भगत सिंह अमर शहीद, क्रांतिकारी, अमर बलिदानी, क्या वो कम्युनिस्ट थे? क्या उनके जीवन में जो एक देशभक्ति की भावना भरी गई, क्या वो कम्युनिज्म के कारण से भरी गई? क्या वो ऐसा कम्युनिस्ट का विचार था या ऐसे कम्युनिस्ट लोग थे जो उस समय देश के ऊपर मर मिटने के लिए ग्रुप के रूप में तैयार थे? जब मैं उनके आरंभिक जीवन को देखता हूँ, आरंभिक जीवन को बारीकी से देखने पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात पता लगती है, और वो बात थी कि उनके जीवन में देशभक्ति के भाव भरे कैसे। तो बंधुओं, दर्शकों को मैं एक बात विशेष रूप से आज ये बताना चाहूँगा, आर्य समाज के इतिहास का वो एक अमर बलिदानी पन्ना था जिसको मैं गर्व से कहूँगा कि उनके जीवन में इनको संस्कारों को भरने का दायित्व यदि किसी संस्कार ने निभाया था तो वो संस्कार थे उनके पूज्य दादाजी के, और जिनका नाम था सरदार अर्जुन सिंह जी। सरदार अर्जुन सिंह वो शख्स थे जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी से सीधे प्रभावित हुए थे, और सीधे प्रभावित होकर के उन्होंने अपने जीवन को आर्य समाज और इस राष्ट्र के लिए समर्पित करने का संकल्प ले लिया था, जिनका सुबह भी यज्ञ से शुरू होती थी और जिनकी शाम भी संध्या से समाप्त होती थी। बंधुओं, उनका पूरा जीवन आर्य समाज की विचारधारा से ना केवल ओतप्रोत था, बल्कि वो आर्य समाज के एक बहुत बड़े प्रचारक थे। और सरदार भगत सिंह जी का जन्म भी उनके इस संस्कारों के दौरान उनके घर पर हुआ। और उनके पूज्य पिताजी सरदार किशन सिंह, जो अपने पूज्य पिताजी के एक फॉलोअर थे और उनसे ही उन्होंने आगे जीवन में कुछ कार्य करने के संकल्प लिए थे, उस समय उनके जीवन में जो देशभक्ति के भाव भरे गए थे सरदार भगत सिंह जी के जीवन में, उन भावों को भरने का जो सही दायित्व था उनके पूज्य दादाजी सरदार अर्जुन सिंह जी और उनके पूज्य पिताजी सरदार किशन सिंह जी का था। तो फिर ऐसा क्या कारण हुआ कि लोगों ने उनके लिए ये प्रसिद्ध कर दिया कि सरदार भगत सिंह जी तो कम्युनिस्ट थे और सरदार भगत सिंह भगवान को नहीं मानते थे, सरदार भगत सिंह नास्तिक थे। हो सकता है कभी जीवन में एक आधा क्षण ऐसा आ जाए इतने झंझावात वाले जीवन में कि कोई शब्द आवली मुंह से निकल जाए जिसका अर्थ किसी रूप में लगा लिया जाए, लेकिन आज हम इस बारे में आपको बताएंगे क्यों सरदार भगत सिंह कम्युनिस्ट नहीं थे, ना ही उनका कम्युनिज्म से किसी प्रकार का कोई ताल्लुक था। इस बार भी सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स ने बंधुओं ने आर्य समाज से भी कुछ सवाल पूछे। सरदार भगत सिंह जी अगर आर्य समाजी थे तो ऐसे कौन से कारण है कि वो आर्य समाजी आप उन्हें बताते हैं? तो आज हम उन्हें बताना चाहेंगे आर्य समाज के माध्यम से। पहली बात तो ये कि सरदार भगत सिंह जी इस देश की स्वतंत्रता की लड़ाई के एक बड़े महानायक थे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की विचारधारा से इतने प्रेरित थे कि सारे जीवन उनके पत्रों के ऊपर लिखे जाने वाला ओम, उनके पूज्य पिताजी से उनकी बातचीत और उनके जीवन का व्यवहार, उनके जीवन के मित्र, उनके साथ में उनके साथी, जब इन सब चीज़ों का हम समावेश करके एक चित्र सा लेते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि सरदार भगत सिंह जी आर्य समाज से पूर्णतः प्रेरित थे। भगत सिंह जी को जबरदस्ती कम्युनिस्ट बनाने पर तुले यदि कुछ लोग हैं तो वो इस बात का जवाब दें कि यदि सरदार भगत सिंह जी थे कम्युनिस्ट तो वे आर्य समाज मंदिरों में ही जाकर के क्यों रुका करते थे? जिस समय बंगाल में खासकर कलकत्ता जो कि कम्युनिस्ट वामपंथ का अड्डा था, तो सरदार भगत सिंह जी को अपने रहने के लिए, छुपने के लिए, काम करने के लिए आखिर वामपंथियों के किसी स्थान की खोज करनी चाहिए थी। लेकिन ये इतिहास का सत्य है, चाहे वो कलकत्ता जाएं, चाहे वो दिल्ली आएं, तो उनके रहने के ठिकाने आर्य समाज मंदिर ही हुआ करते थे।
आखिर क्या कारण था कि सरदार भगत सिंह जी का कोई भी मित्र वामपंथी नहीं है, जबकि उनके साथ फांसी का फंदा चूमने वाले सभी उनके क्रांतिकारी साथी आर्य समाजी थे। सरदार भगत सिंह जहाँ जहाँ पर भी गए, जहाँ जहाँ पर भी उनका जाना हुआ, चाहे वो दिल्ली के आसपास आए हों तो गुरुकुल इंद्रप्रस्थ जो अब वर्तमान में फरीदाबाद के पास है, उनको वहाँ ठहरने का, छुपने का कारण, दिल्ली की अनेक पुरानी आर्य समाज में उनके ठहरने का, छुपने का कारण, कलकत्ता जाकर के छुपने के लिए और रहने के लिए और व्यवस्थाओं के लिए आर्य समाज विधान सारणी कलकत्ता में रुकने का कारण, ये सभी चीज़ें तीनों समेट करके बंधुओं ये कहती हैं कि सरदार भगत सिंह जी का जीवन आर्य समाज की विचारधारा से शुरू हुआ था। आर्य समाज की विचारधारा और आर्य समाज के संगठन के अनेक लोगों के सहयोग से उन्होंने अपने क्रांतिकारी कर्तव्यों को पूरा किया और आर्य समाज की विचारधारा से ही प्रेरित होकर के अंततः उन्होंने अपने आप को बलिदान देने में ही इस देश की भलाई समझी। ये सच है कि भगत सिंह जी रूस की क्रांति से प्रेरित थे और प्रभावित भी, और ये भी सत्य है कि उन्होंने जेल में रहते हुए कैदी बाबा रणधीर सिंह से हुई बहस के बाद एक लेख भी लिखा था, जिसका हवाला देकर के आज भी भगत सिंह को नास्तिक और कम्युनिस्ट साबित करने का निरर्थक प्रयास किया जाता है। आधुनिक भारत की क्रांति के जन्मदाता महर्षि दयानंद सरस्वती और उनके शिष्य पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा जो क्रांतिकारियों के गुरु थे, प्रसिद्ध क्रांतिकारी दामोदर विनायक सावरकर, लाला हरदयाल, भाई परमानंद, मदनलाल ढींगड़ा, राम प्रसाद बिस्मिल इत्यादि शिष्यों ने स्वाधीनता संग्राम में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पंजाब में श्री जयचंद्र विद्यालंकार क्रांतिकारियों को गुरु और डीएवी कॉलेज लाहौर में इतिहास और राजनीति के प्रोफेसर थे, और सरदार भगत सिंह जी और उनके क्रांतिकारी साथी इन्हीं से राजनीति की शिक्षा ग्रहण किया करते थे। उस समय आज़ादी का आंदोलन अपने चरम पर था। सभी स्थानों में ऐसी स्थिति थी कि देशभक्त क्रांतिकारियों को यदि कहीं आश्रय, भोजन और निवास मिलता था तो वह किसी आर्य समाजी के घर में ही मिल पाता था। अन्य दूसरे लोग तो इतने भयभीत थे कि उनको देने में भी अंग्रेज सरकार का विरोध झलकता था। दिल्ली में वो वीर अर्जुन के कार्यालय में स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, जो कि आर्य समाज के एक बहुत बड़े नेता थे, और पंडित इंद्र विद्या वाचस्पति जी के पास ही ठहरे थे। यही नहीं, लाला लाजपत राय जी पर लाठी बरसाने वाले अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स के वध से कुछ दिन पहले सरदार भगत सिंह देशी बम बनाने के लिए कुछ जरूरी केमिकल खरीदने के उद्देश्य से कलकत्ता गए। यह संस्मरण भगत सिंह जी के परिवार की सदस्य श्रीमती वीरेंद्र सिंधु ने एक पुस्तक भगत सिंह एवं उनके मृत्युंजय पुरखे नाम के ऐतिहासिक विवरण में दिया है। बाद में इसी संस्मरण को स्वयं लाहौर केस के एक अभियुक्त और पूर्व संसद के सदस्य ने लिखा था कि कलकत्ता पहुंचने के बाद भगत सिंह जी का बाजार में घूमना संदेहास्पद हो सकता है, इसी कारण से यह जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई। मैं बहुत सी दुकानों पर गया। अधिकतर दुकानदारों ने सरकारी प्रतिबंध के कारण केमिकल देने से इनकार कर दिया। बाद में मैं भाई बैजनाथ सिंह जी के साथ उन दुकानदारों के यहाँ गया जो क्रांति दल से और आर्य समाज से सहानुभूति रखते थे। उनमें एक दुकानदार बी पाल था, उसने हमें केमिकल दे दिया। केमिकल एक मजदूर के सिर पर रखवा कर जाएँ कहाँ, ये असमंजस में थे। अंत में हम दोनों आर्य समाज विधान सारणी कलकत्ता पहुँचे, जिसे उस समय भी और आज भी आर्य समाज कलकत्ता के नाम से ही बुलाया जाता है। दूसरे दिन सुबह भगत सिंह, फणींद्रनाथ घोष जो बाद में सरकारी गवाह बन गए, और यतीन्द्रनाथ दास ने मिलकर देसी बम में काम आने वाली देसी गन कार्टन तैयार की। शेष गन कार्टन लेकर भगत सिंह यहाँ से आगरा के लिए रवाना हो गए। यही नहीं, असेंबली बम कांड से पहले भी भगत सिंह दुर्गा भाभी के साथ कलकत्ता गए थे, और उस दिन भी वे आर्य समाज मंदिर में ही रुके थे। इसके बाद ये आर्य समाज के प्रसिद्ध ट्रस्टी छाजूराम जी की कोठी में चले गए। भगत सिंह जी का सही परिचय यहाँ किसी को नहीं दिया गया। यहाँ भगत सिंह अपना नाम सभी को हरि बताते थे। इस बात का जिक्र वीरेंद्र सिंधु ने ही उसी पुस्तक भगत सिंह एवं मृत्युंजय पुरखे में किया है। युग दृष्टा भगत सिंह के पेज नंबर 136 पर उन्होंने इस बात को लिखा गया। सरदार भगत सिंह जी का जो विश्व प्रसिद्ध चित्र हैट यानी हैट वाला प्रसिद्ध फोटो है, वो भी कलकत्ता की यात्रा के दौरान का ही है। पुस्तक में आगे लिखा है, असेंबली में बम फेंकने के लिए भगत सिंह मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार हो चुके थे। अतः जब वे कलकत्ता से चले तो सुशीला दीदी ने तो उन्हें अपने रक्त से टीका किया था, और आर्य समाज मंदिर की छत से कोठरी ने अमर बलिदानी को जीवन के अंतिम किंतु अद्भुत कार्य के लिए मौन विदा दी थी। अब यहाँ बस यही स्वाभाविक प्रश्न उठता है, जिसकी मैंने पहले भी चर्चा की थी,
कि यदि वो उस समय मार्क्सवाद के अड्डे पर थे, कलकत्ते में थे, तो उस समय वो अपने उन कम्युनिस्ट मित्रों के यहाँ, कामरेड मित्रों के यहाँ क्यों नहीं रुके? सरदार भगत सिंह जी कभी इन लोगों से ना मिले और ना इनके यहाँ पर जाना उनका हुआ। इतिहास में कहीं पर भी ये बातें नहीं आती हैं। इसका सरल सा उत्तर यही है, क्योंकि भगत सिंह जी कम्युनिस्ट नहीं थे, बल्कि निष्ठावान आर्य परिवार के एक निष्ठावान नौजवान थे, जो जानते थे कि स्वदेश भक्ति का निस्वार्थ नशा सिर्फ आर्य समाज में था। नास्तिक कहना एक हद तक इसलिए ठीक हो सकता है लोगों का, क्योंकि आर्य समाज के लोग अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, ढोंग, पाखंड आदि पे विश्वास नहीं करते थे। इस कारण से लोग आर्य समाजियों को भी नास्तिक कह देते थे। क्योंकि भगत सिंह जी भी आर्य समाजी थे, इसलिए उनको भी नास्तिक किसी कारण से कह दिया गया होगा, ये संभव है। इसका एक और सबसे बड़ा सबूत ये कहा जाएगा कि भगत सिंह जी की फांसी के बाद किसी कम्युनिस्ट को, किसी कम्युनिस्ट पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ा तो उनके अपने आर्य समाजियों के एक लंबा जन सैलाब पर, जो एक बहुत बड़े सैलाब के रूप में उस समय लाहौर की सड़कों पर प्रतिकार करने के लिए निकल पड़ा था। हर किसी की आंख में आंसू थे, मन में विद्रोह समय गुजरता गया और देश को आज़ादी मिली। वामपंथी सत्ता गठबंधन सरकारों में सत्ता का रस पीने लगे, लेकिन 90 के दशक में जब इनका प्रभाव कम होने लगा और देश के युवा भगत सिंह को अपना आदर्श मानने लगे और 1997 में जब देश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, तब इन्हें भगत सिंह जी की याद और भगत सिंह जी को नास्तिक बनाने की याद आने लगी। हम जल्दी ही इस पर एक और कार्यक्रम तथ्यों के साथ लेकर के प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे, ताकि आज उस देशभक्त के बारे में स्पष्ट हो सके कि भगत सिंह जी आस्तिक थे या नास्तिक।